हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों ये सेट 6 मेगा रिवीजन का वीडियो लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है? सबसे पहले बात की डोमेन क्या होता है, तो डोमेन तो होता है -1 to 1 और रेंज क्या होता है? क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी इनवर्स का इनवर्स। ए और बी क्या हमारे पास नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, तो ए बी इनवर्स का इनवर्स पूछ रहा है। तो ए बी इनवर्स का इनवर्स क्या होगा? ए बी इनवर्स, इसका भी इनवर्स लेंगे तो रिवर्सल लॉ यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बी इनवर्स का इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, तो बी डबल इनवर्स क्या होगा? बी ए इनवर्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ए इनवर्स। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? लेट द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सच डैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है। हमसे क्या बोला? ए क्रॉस बी का वैल्यू बताओ। अच्छा, ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर। ए क्रॉस बी भी अगर यूनिट वेक्टर है, इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो हमारे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है। ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है, तो हमें ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताना है। तो गिवन क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी 1 गिवन है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, ये 1 के इक्वल हो गया। ए और बी का हमने मैग्नीट्यूड पुट कर दिया, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया? साइन थीटा का वैल्यू आ गया 2/3√2। तो थीटा क्या निकल गया? साइन इनवर्स 2/3√2। ठीक है, ऐसा कोई एंगल तो है नहीं ये तीन ऑप्शन में से ए बी सी से, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? तो सबसे पहले बात की, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किस फॉर्म का है? dy/dx + py = q, इस फॉर्म का है। ठीक है, तो यहाँ पे p का वैल्यू क्या है? -1 एंड q का वैल्यू क्या है? cos x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e पे पावर इंटीग्रल p dx। p का वैल्यू क्या है? -1 का इंटीग्रल क्या होता है? -x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया? e पे पावर -x। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड इज। प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है कि दोनों, जब हम दो डाई को थ्रो करते हैं तो दोनों डाई पे इवन प्राइम नंबर आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो बच्चों, जब भी हम पेयर ऑफ डाइस को रोल करेंगे तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने होंगे? 36। अब हमने इवेंट ए माना, क्या माना? ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर में क्या होगा? 2,2, यही होगा, एक सिंगल एलिमेंट आएगा। इवन प्राइम नंबर तो 2 होता है ना, तो 2,2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में क्या हो गया? 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 1/36। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? e पे पावर x sec x 1 + tan x dx, इसका वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, ये जो sec x है ना, इसको ब्रैकेट के अंदर ले गए। ठीक है, क्या हो गया? sec x + sec x × tan x। अब ये देखो, ये जो sec x है, अगर ये fx है तो sec x × tan x क्या है? f'(x) है। और फिर हमें पता है कि e पे पावर x fx + f'(x) क्या होता है? e पे पावर x fx होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? fx क्या हमारे पास? sec x, तो e पे पावर x sec x आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 3/3 ऑर्डर का, जहाँ पे थीटा जो है हमारा 0 से 2π के बीच में है। तो बोला है कि डिटर्मिनेंट ए 0 होगा, डिटर्मिनेंट ए 2 to ∞ होगा। मतलब इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो सबसे पहला काम क्या करना होगा? हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना होगा। तो हमने डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपैंड किया, तो बच्चे ये आ गया डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 + 2 sin² थीटा। ठीक है, फिर हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है? -1 to 1 लाई करता है। तो अगर हमने स्क्वायर कर दिया तो नेगेटिव नंबर हट जाएगा -1 से 1 के बीच में, तो sin² थीटा क्या हो गया? 0 to 1। ठीक है, फिर हमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया। अब तुम पूछोगे कि 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? बिकॉज हमें ये 2 + 2 sin² थीटा, ये जो है ना हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ये जनरेट करना है यहाँ पे। तो पहले तो हमने स्क्वायर कर दिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो गया? 2 sin² थीटा। अब ये 2 sin² थीटा का रेंज क्या आ गया? 0 to 2। फिर हमने 2 ऐड किया, पूरी इनइक्वालिटी में 2 ऐड किया, तो ये बन गया हमारा 2 + 2 sin² थीटा।
जो कि है डिटर्मिनेंट ए के इक्वल, तो इसका रेंज क्या आ गया 2 to 4, इंक्लूडिंग 2, यहाँ पे देखो इक्वल का साइन भी है, तो इंक्लूडिंग 2 एंड इंक्लूडिंग 4, तो डिटर्मिनेंट ए का रेंज क्या आ गया 2 to 4, सो मीन्स डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, हमारे पास फंक्शन है R2R बी डिफाइंड एज fx इज इक्वल्स टू 3x, तो ये फंक्शन क्या है, 1 1 है, मेनी 1 है, ऑन है, क्या है। तो एक तो सिंपल सी बात है कि जो अगर हमारे पास ये फंक्शन है इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है, यही होगा ना ग्राफ। तो ये फंक्शन का ग्राफ होगा, तो ये साफ साफ दिख रहा है 3x है, ये साफ साफ दिख रहा है कि 1 1 ऑन फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, पहली बात। दूसरी बात, ग्राफ इसका टर्न नहीं ले रहा है, इसका मतलब मेनी 1 भी नहीं है, तो क्या 1 1 भी है, ऑन भी है। अब अगर इसको हम थ्योरेटिकली प्रूफ करेंगे तो यहाँ पे देख लो, फंक्शन हमारा R2R, ठीक है, 1 1 प्रूफ करने के लिए हमने x और y डोमेन का एलिमेंट उठा लिया, फिर हमने fx को fy के इक्वल कर दिया, तो fx किसके इक्वल हुआ 3x, fy किसके इक्वल हुआ 3y, यहाँ से हमें x इज इक्वल्स टू y आ गया, तो इसका मतलब क्या f इज़ 1 1, फंक्शन हो गया 1 1। मेनी 1 प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मेनी 1 प्रूफ करने के लिए fx को y ले लेते हैं, fx को y ले लिया, तो fx क्या हमारे पास यहाँ से 3x है, तो 3x का वैल्यू क्या हो जाएगा y, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी y/3, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि कोडोमेन के सभी एलिमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग डोमेन में प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा ऑन टू, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई y/3, ठीक है। अब तुम फंक्शन में अगर x डालोगे, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, x की जगह क्या डाल दो यहाँ पे y/3, और f ऑफ y/3 क्या होगा 3 इंटू y/3 इज इक्वल्स टू y। कहने का ये मतलब है कि हम कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट y उठाएं, ठीक है, कोई भी एलिमेंट y ले, तो उस y के क्रॉसपॉन्डिंग डोमेन में एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, वो प्री इमेज क्या है x/3, ठीक है। अगर हम x/3 फंक्शन में डालेंगे, प्री इमेज क्या है हमारा y के क्रॉसपॉन्डिंग, y यहाँ से क्या है हमारा प्री इमेज y/3 है बच्चे। कोई भी कोडोमेन का एलिमेंट y उठाते हैं तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग प्री इमेज क्या एग्जिस्ट कर रहा है y/3, और y/3 किसके इक्वल, x के इक्वल। समझ में आई बात। अगर फंक्शन में हमने y/3 डाल दिया, मीन्स डाल दिया, ये किसका प्री इमेज है, y का प्री इमेज है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू y/3, तो ये फिर आ जाएगा y। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन हमारा ऑन टॉप भी है, ठीक है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि जो इस डिग्री, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिग्री है, ऑर्डर क्या दिख रहा है, ऑर्डर 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, और इस पे पावर क्या है, पावर है 1, इस पे पावर क्या है 1 है पावर, तो ऑर्डर 2 डिग्री 1। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 तो नहीं है, डिग्री तो 1 है, इसका मतलब ये फॉल्स है, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है बच्चों, हमारे पास एक वेक्टर ए है, इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी एंड सी। ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर और सी वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बोला कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमने क्या किया, ए जो है हमारा बी और सी पे परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट बी 0 होगा, फिर ए सी पे भी परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट सी भी हमारा 0 होगा। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो ऐड करोगे हमें क्या मिलेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये हो गया 0। यहाँ से ए वेक्टर कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा ए डॉट बी प्लस सी, ये हो गया 0 के इक्वल। मीन्स देख लो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, दूसरा मैट्रिक्स बी गिवन है, ठीक है। हमसे क्या बोल रहा है, ए इंटू बी निकालो, मतलब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो। तो दो मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करके हमने ऐड कर दिया, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ लिख दिया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होता है, π/6, तो यहाँ डाल दिया, तो ये क्या आ गया π/3, cos π/3 क्या होता है 1/2, तो 2 इंटू 1/2 तो क्या आ गया tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है π/4, आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है,
चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड बाई। एक ये रिलेशन गिवन है, सभी इंटीजर में रिलेशन गिवन है। अब ये क्या बोल रहा है कि चेक करो वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो रिलेशन है वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर है। x और y कब आपस में एसोसिएट होगा, जब दोनों का डिफरेंस क्या हो जाए, इंटीजर हो जाए। तो फॉर रिफ्लेक्सिविटी पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रूफ चेक करते हैं। तो हमें पता है कि किसी भी दो इंटीजर का जो डिफरेंस होता है वो क्या मिलेगा, ज़ीरो। और ज़ीरो क्या है, हमारा इंटीजर है ना। तो इसका मतलब x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r हो गया, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। इसका मतलब r इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें ये प्रूफ करना होता है कि सारे इंटीजर्स खुद से एसोसिएटेड हैं। तो हमने कोई भी रैंडम इंटीजर उठा लिया x का डिफरेंस x के साथ ज़ीरो है और ज़ीरो भी हमारा इंटीजर है। तो इसका मतलब x कॉमा एक्स क्या हो गया, रिलेशन का एलिमेंट हो गया। इसका मतलब सभी इंटीजर खुद से एसोसिएटेड है, मीन्स r इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, सिमेट्री के लिए हमें क्या प्रूफ करना होता है, हमने एज्यूम कर लिया, पहले लेट करते हैं, हमने एज्यूम कर लिया कि एक्स वाई जो है ये रिलेशन का एलिमेंट है। तो अगर एक्स वाई रिलेशन का एलिमेंट है तो एक्स वाई का डिफरेंस क्या होगा, इंटीजर होगा। उस इंटीजर को हमने लैम्डा मान लिया। तो अगर एक्स माइनस वाई लैम्डा है तो वाई माइनस एक्स क्या होगा, माइनस लैम्डा। तो लैम्डा इंटीजर है तो माइनस लैम्डा भी इंटीजर है। तो वाई माइनस एक्स हमें फिर इंटीजर मिल गया, इसका मतलब वाई एक्स क्या हो गया, रिलेशन का एलिमेंट हो गया। तो हमने अज्यूम क्या किया था कि एक्स वाई रिलेशन का एलिमेंट है, हमने प्रूफ क्या कर दिया कि वाई एक्स भी रिलेशन का एलिमेंट है। तो आर क्या हो गया, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। ट्रांजिटिविटी के लिए हम क्या करते हैं, हम ये दो चीज़ अज्यूम करते हैं कि एक्स वाई भी रिलेशन का एलिमेंट है एंड वाई जेड भी रिलेशन का एलिमेंट है, और क्या प्रूफ कर देते हैं कि फिर एक्स जेड भी रिलेशन का एलिमेंट है। तो अगर एक्स वाई रिलेशन का एलिमेंट है तो एक्स माइनस वाई क्या होगा, इंटीजर होगा, जिसको हमने लैम्डा बोल दिया। वाई जेड भी अगर रिलेशन का एलिमेंट है तो वाई माइनस जेड क्या होगा, इंटीजर होगा, जिसको हमने म्यू बोल दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया, x माइनस जेड क्या मिल गया, यहाँ से वाई वाई कैंसिल हो गया तो x माइनस जेड क्या मिल गया, लैम्डा प्लस म्यू। लैम्डा भी इंटीजर है, म्यू भी इंटीजर है, तो दो इंटीजर का सम इंटीजर होगा। हमने लैम्डा प्लस म्यू को ईटा बोल दिया, ईटा भी इंटीजर होगा। तो x माइनस जेड हमें मिल गया इंटीजर, इसका मतलब x कॉमा जेड क्या हो गया, रिलेशन का एलिमेंट हो गया। तो r क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो जो रिलेशन r है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, एज वेल एज ट्रांजिटिव भी है, मीन्स क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ बच्चे। प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन है, उसके बाद a यूनियन b की भी प्रोबेबिलिटी गिवन है। हमें क्या बोला है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन भी। अब देखो, a की प्रोबेबिलिटी गिवन, b की प्रोबेबिलिटी गिवन, a यूनियन b की प्रोबेबिलिटी गिवन। सबसे पहले हमने a यूनियन b की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज़ किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। a यूनियन b की प्रोबेबिलिटी लिख दिया, a की प्रोबेबिलिटी लिख दिया, b की प्रोबेबिलिटी लिख दिया, a इंटरसेक्शन b की प्रोबेबिलिटी यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया। तो हमें इंटरसेक्शन b की प्रोबेबिलिटी क्या मिल गई, 4/11। अब हमसे क्या बोल रहा है कि a गिवन b की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो a गिवन b का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b। तो a इंटरसेक्शन b का ये फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी b का ये फॉर्मूला, 4/5 आंसर आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन a का बोल रहा है तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ a। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ a का फॉर्मूला, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे हमें निकालना है। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे क्या होगा, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे क्या होगा, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे होगा ए डॉट बी कैप। बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पे क्या होगा, तो ये होगा बी डॉट ए कैप। हमें क्या करना है, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे निकालना है, इसका मतलब क्या, हमें ए वेक्टर डॉट बी कैप फाइंड आउट करना है। ये बात यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी इज गिवन बाई, ये लिखा हुआ है ना, बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ए डॉट बी कैप। तो ए वेक्टर ले लिया और यहाँ पे ये बी कैप ले लिया। ठीक है,
इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लिया, उसको डिवाइड कर दिया √6 से, आंसर आ गया 5√6/3। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इवैल्यूएट करो, इसको इवैल्यूएट करो इस मॉड ऑफ x-1 को 0 से 4 तक। तो सबसे पहली बात कि मॉड ऑफ x-1 का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा ग्राफ होगा। कहाँ पे होगा, कॉर्नर कहाँ पे बनेगा, 1 पे देखो बना रखा है, यहाँ पे 1 पे बनेगा, और हमें 0 से 4 तक इंटीग्रेट करना है यहाँ तक। तो 0 से 4 तक इंटीग्रेट करना है, तो डायरेक्ट तो हम इंटीग्रेट कर नहीं सकते, हमें 0 से 1 तक इंटीग्रेट करना होगा, फिर 1 से 4 तक करना होगा। लेस देन 1 के लिए ग्राफ क्या है हमारा, y इज इक्वल्स टू 1 - x, और ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ क्या है, y इज इक्वल्स टू x-1। इसका मतलब कि जब हम 0 से 1 तक इंटीग्रेट करेंगे तो फंक्शन क्या यूज़ करेंगे, 1 - x, और जब हम 1 से 4 तक इंटीग्रेट करेंगे तो फंक्शन क्या यूज़ करेंगे, x-1। सिंपल सी बात है, बस यहाँ से इंटीग्रेट करते हैं अब इसको। क्या हमारे पास, ये मैंने ना फंक्शन को सिंप्लीफाई कर रखा है, यहाँ पे देख लो, ग्रेटर देन 1 के लिए आ गया x-1 और लेस देन 1 के लिए आ गया 1 - x। ये ग्राफ है। अब हमें तो 0 से 4 तक इंटीग्रेट करना है, तो हमने कहाँ पे ब्रेक करना है, 0 से 1 फिर 1 से 4। 0 से 1 के लिए क्या है 1 - x, और 1 से 4 के लिए क्या x-1। अब उसके बाद क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, आंसर आ जाएगा 5। ये सारे हमने फॉर्मूला यूज़ किए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि हमारे पास गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ e पे पावर √x। ठीक है, वेर x इज ग्रेटर देन 0, हमें dy/dx फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान दो, हमारे पास क्या गिवन है, रूट e पे पावर √x, और ऐसे लिखा है ना, रूट है तो उसको हम 1/2 यूज़ लिख सकते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, x पे पावर n का, मतलब क्या है, हम इसको किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, e पे पावर √x के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, मतलब इस पूरे को हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, e पे पावर √x के रेस्पेक्ट में। जैसे x पे पावर n को तुम डिफरेंशिएट करते हो तो इस पूरे को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, x के रेस्पेक्ट में। तो इसको तुम x देख लो, e पे पावर √x को, इसको n देख लो। ठीक है, तो इस पूरे को किसके रेस्पेक्ट में करोगे, e पे पावर √x के रेस्पेक्ट में, फिर e पे पावर √x को √x के रेस्पेक्ट में, फिर √x को x के रेस्पेक्ट में, ऐसे ही लगेगा चेन रूल। ठीक है ना, तो यहाँ ध्यान दो, ये हमने इसको डिफरेंशिएट किया, e पे पावर √x को जब √x इसके, इस पूरे को हमने जब e पे पावर √x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा, 1/2 √x, x का वैल्यू क्या है, ये है। फिर अंदर जाके e पे पावर √x को हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, √x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, e पे पावर √x, e पे पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e पे पावर x। फिर अब इस √x को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1/2 √x। सॉल्व कर लो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बचे, क्वेश्चन नंबर 18 में इस इंडेफिनिट इंटीग्रल को हमें इवैल्यूएट करना है। तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे जो tan x है ना उसको t पुट कर देंगे। तो अगर हमने tan x को t पुट किया तो sec² x क्या हो जाएगा, dt/dx। तो dx को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ तो sec² x dx क्या हो जाएगा, dt। तो ये sec² x और dx मिलके क्या बन जाएगा, dt। तो dt, और tan x को हमने क्या बोला है यहाँ पे, t, तो ये क्या हो जाएगा, t² + 2²। अब ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल में आ गया ना, 1/√x² + a² की। इसका फॉर्मूला क्या होता है, log x + √x² + a² + c। ठीक है, तो x का काम कर रहा है tan x, यहाँ भी x की जगह tan x डाल दो, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 cm3/s। किसी क्यूब का वॉल्यूम 8 cm3/s के रेट से इंक्रीज कर रहा है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 cm। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक क्यूब है, उसका वॉल्यूम 8 cm3/s के रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो बोला है कि सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 cm। तो सबसे पहली बात कि अगर रेट इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव होगा, डिक्रीजिंग है तो निगेटिव होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि हमें वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज गिवन है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। लिखा है ना 8 cm3/s, तो टाइम के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम क्या होता है, x3।
इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया तो dv/dt क्या है, गिवन है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम एक्स क्यूब, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया तो इस dv/dt की जगह पे क्या डाल दिया, देखो 8 डाल दिया, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, dx/dt मिल गया, 8/3x² मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज चाहिए ना, बोला है ना हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है 6sx²। तो ds/dt लिया तो हमें क्या मिल गया, ds/dt मिल गया 12x इंटू 8/3x²। सॉल्व किया तो 32/x मिल गया। अब हमें सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज किस पॉइंट पर चाहिए, 12 एट x इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर पे चाहिए, तो यहाँ पे हमने x की जगह 12 डाल दिया, तो 12 डाला तो क्या मिल गया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इफ़ ए लाइन हैज़ द डायरेक्शन रेशियो, अगर ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो है तो व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन क्या है, तो बेटा डायरेक्शन रेशियो हमारा है 2, -1 एंड -2। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या करना होगा, इन तीनों नंबर्स को किससे डिवाइड कर दो, √2² प्लस ऑफ -1² प्लस ऑफ -2², तीनों को डिवाइड कर दो तो डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो 2 को डिवाइड कर दिया तो ये पहला डायरेक्शन कोसाइन L आ गया, फिर -1 को डिवाइड कर दिया देखो तो ये दूसरा डायरेक्शन कोसाइन M आ गया, फिर हमने क्या किया -2 को डिवाइड कर दिया इससे तो ये तीसरा डायरेक्शन कोसाइन -2/9 आ गया, तो ये तीनों डायरेक्शन कोसाइन आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है, log x पे पावर cos x है, हमें बोल रहा है dy/dx निकालो, तो यहाँ पे तो फंक्शन पे पावर फंक्शन है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, पहले तो हम log लेंगे फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसमें हमने log ले लिया यहाँ पे देखो, फिर इस cos x को लेफ्ट हैंड साइड में लाए, अब डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। तो log y, पहले इस log y को किसके रेस्पेक्ट में करना, तो हमें x के ही रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट है, बट पहले ये log y के रेस्पेक्ट में होगा डिफ्रेंशिएट, तो क्या हो जाएगा 1/y, फिर y x के रेस्पेक्ट में होगा dy/dx। अब बच्चे यहाँ पे ना प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इस पर, cos x का यहाँ पे हमने क्या किया, log ऑफ log x को छोड़ दिया, cos x को डिफ्रेंशिएट कर दिया, फिर cos x को छोड़ दिया, log ऑफ log x को डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो log ऑफ log x को तो हमने छोड़ रखा है, cos x का डेरिवेटिव आ गया -sin x, फिर cos x को छोड़ रखा है। अब ये जो log ऑफ log x है तो ये वाला log पहले किसके रेस्पेक्ट में होगा, डिफ्रेंशिएट इस log x के रेस्पेक्ट में तो 1/log x, फिर ये log किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में तो 1/x, यहाँ पे देख लो ये log x किसके रेस्पेक्ट में 1/x, तो cos x अपॉन यहाँ से log x आ गया और ये 1/x आ गया, फिर y यहाँ पे ये जो y है ना इसको राइट हैंड साइड में ले गए और y की वैल्यू पुट कर दी, ये बस आंसर आ गया, ठीक है। क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन, ये हमारे पास दो लाइन गिवन है, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। हमें पता है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल्स टू द एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि ये जो फर्स्ट लाइन है इस लाइन के डायरेक्शन में पैरेलल वेक्टर क्या है, तो ये है, सेकंड लाइन के डायरेक्शन में पैरेलल वेक्टर क्या है, ये है, तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लो तो लाइन के बीच का एंगल आ जाएगा। बस यही चीज़ है, हमने क्या किया है, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकलता है, ये सब जो है इसी बात को यहाँ पे डिटेल से लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हमने मान लिया, इस वेक्टर को हमने मान लिया b वेक्टर या b1 वेक्टर, इसे हमने मान लिया b2 वेक्टर। अब हमें b1 और b2 के बीच का एंगल निकाल लेना है, तो लाइन के बीच का एंगल आ जाएगा, तो b1 और b2 के बीच का एंगल क्या होगा, यही होता है ना, थीटा क्या होता है b1.b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 b2। तो ये b1 वेक्टर लिखा है, ये b2 वेक्टर लिखा है, ये b1 का मैग्नीट्यूड, ये b2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया 9/21, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 23 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, हमें p का वैल्यू निकालना है सो डैट द लाइन, एक तो ये लाइन गिवन है और एक ये लाइन गिवन है, आर एट राइट एंगल, ये दोनों लाइन जो है राइट एंगल पे है। तो अगर कोई भी दो लाइन राइट एंगल पे है तो उन दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 होगा, पहली बात। दूसरी बात कि बच्चे ये दोनों जो लाइन है ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये लाइन जो है और ये लाइन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है,
तो हमें डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना होगा। पहला तो ये लाइन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए क्या करना होगा कि x, y एंड z इन तीनों का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ से हमने क्या किया, माइनस बाहर निकाला, ठीक है, और यहाँ से 7 बाहर निकाला, और ये तो z का कोफिशिएंट तो 1 है ही ऑलरेडी। उसके बाद हमने लाइन को, फर्स्ट लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। तो ये जो है ना -3 और 2p/7 और 2, ये फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो गया। सेम लाइन में हमने सेकंड लाइन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, तो ये जो 3 दिख रहा है ना डिनोमिनेटर में, ये सेकंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब हमें फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल गया, सेकंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल गया। अब इन दोनों क्रॉसपॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज़ को मल्टीप्लाई करके ऐड करो और 0 से इक्वेट कर दो, तो हो गया, वहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी। बिकॉज लाइन परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियोज़ के प्रोडक्ट का सम 0, तो क्या होगा, ये -3 किससे मल्टीप्लाई होगा, ये होगा -3p/7 से, ठीक है। फिर प्लस ये 2p/7 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2p/7, ये मल्टीप्लाई होगा 1 से। फिर क्या होगा, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस से, और ये क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे देख लो किया हमने, यहाँ पे देख लो सबको मल्टीप्लाई करके 0 किया तो p की वैल्यू आ गई 70/11 आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, a वेक्टर गिवन है, b वेक्टर गिवन है, c वेक्टर गिवन है, और सच डैट a प्लस लैम्डा b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू c वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। क्या बोल रहा है, ये 3 वेक्टर तो गिवन है ABC, और बोल रहा है कि a प्लस लैम्डा b वेक्टर जो है वो c पे परपेंडिकुलर है, तो लैम्डा का वैल्यू बताओ। तो सबसे पहला हमने काम किया, a प्लस लैम्डा b वेक्टर निकाला, a लिखा वेक्टर प्लस लैम्डा लिखा और ये b वेक्टर लिखा, सॉल्व किया तो हमें ये आ गया a प्लस लैम्डा b वेक्टर। अब a प्लस लैम्डा b वेक्टर c वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, तो a प्लस लैम्डा b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट c वेक्टर के साथ 0 होगा। तो ये a वेक्टर, a प्लस लैम्डा b वेक्टर लिखा, डॉट लिया, c वेक्टर लिखा, 0 से इक्वेट कर दिया। अब यहाँ पे डॉट लेने के लिए क्या करोगे, आई कैप, जे कैप और के कैप के कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, वो कर दिया हमने। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई 8। क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाओ। हमारे पास x का वैल्यू गिवन है, y का वैल्यू गिवन है, हमसे बोला dy/dx इज इक्वल्स टू -y/x, ये प्रूव करो या शो करो। इस क्वेश्चन को मैंने 2 मेथड से किया हुआ है सॉल्व। एक तो ये देखने में साफ साफ है पैरामीट्रिक फंक्शन है, ठीक है। पैरामीट्रिक फंक्शन अगर हमें dy/dx निकालना है ना, तो इसमें पैरामीटर क्या है t, तो हम क्या करेंगे dy/dt अपॉन dx/dt कर देंगे, तो आ जाएगा dy/dx। एक तो काम ये कर सकते हैं, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाए, ये काम कर ले। दूसरा एक इसका ऑल्टरनेट मेथड भी है, वो बताऊंगा भी इसके आगे। तो देखो x हमारे पास ये गिवन है, इसको हमने क्या किया, स्क्वायर रूट को लिख दिया 1/2, तो ये आ गया a पे पावर 1/2 साइन इनवर्स t। अब बच्चे हमने log ले लिया दोनों साइड, तो log x हो जाएगा ये log ऑफ दिस, ये 1/2 साइन इनवर्स t, ये log से पहले आ जाएगा इंटू log a, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1/2 log a, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया। अब x के रिस्पेक्ट में, सॉरी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, पैरामीटर के रेस्पेक्ट में करते हैं ना, या हमें तो चाहिए ना dy/dt, तो पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। अब हमने क्या किया, पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो log x तो पहले x के रेस्पेक्ट में होगा तो 1/x, फिर अब क्या होगा log x x के रेस्पेक्ट में हो गया, फिर t किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में, तो dt/dx 1/2 log a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन t का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1/t², तो यहाँ से dt/dx आ गया। ये सेम काम हमने इसके साथ किया, यहाँ पे साइन इनवर्स था, यहाँ पे कॉस इनवर्स था, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, ये dy/dt आ गया। अब dx/dt आ गया, dy/dt आ गया, तो dy/dx क्या होगा, dy/dt/dx/dt, सॉल्व करो, ये आ जाएगा -y/x, सिंपल सा बात है। इसका एक ऑल्टरनेट मेथड है, ये जो कि ज़्यादा आसान है, रिकमेंडेड मेथड जो है ये ऑल्टरनेट मेथड है। ये x गिवन है, y गिवन है, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा xy, राइट हैंड साइड में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट हैंड साइड, इसको हमने a के स्क्वायर रूट के अंदर कर लिया, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखो a बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, पावर में क्या है साइन इनवर्स t कॉस इनवर्स t, तो ये ऐड हो गया।
अब हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होता है, π/2, तो यहाँ पे डाल दिया π/2। अब बच्चे ये पूरा हमारा कांस्टेंट बन गया, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट किया तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 और यहाँ पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। एक्स को डिफरेंशिएट किया, वाई को छोड़ा, एक्स को छोड़ा, वाई को डिफरेंशिएट किया, तो ये आगे dy/dx माइनस वाई अपॉन एक्स, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, हमारे पास f ऑफ x गिवन है, हमें क्या प्रूफ करना है, fx इंटू एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ये fx गिवन है, तो fx गिवन है तो f ऑफ y कैसे निकालेंगे, जहाँ जहाँ तुम्हें x दिख रहा है यहाँ पे इस x की जगह y डाल दो, तो ये आ गया f ऑफ y, देख लो ये हमारा f ऑफ y आ गया। अब हमने क्या करना है, f ऑफ x प्लस वाई कैसे निकालेंगे, इसी fx में ना x की जगह पे x प्लस वाई डाल दो यहाँ पे, तो ये आ गया f ऑफ x प्लस वाई। अब हमें करना क्या है, ये तो प्रूफ करना है हमें, तो हमें करना क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करो, दिखा दो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो fx इंटू एफ वाई कैलकुलेट कर लो, ये हो गया fx, ये हो गया fy, तो ये पूरा हमने fx लिख दिया और ये पूरा हमने fy लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो आता होगा, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ये बन जाएगा हमारा cos x प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला, और यहाँ पे ये बन जाएगा साइन ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला, तो यहाँ पे आ गया माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई। ये बन गया हमारा साइन ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला, ये बन गया cos ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला, तो ये किसके इक्वल आ गया, f ऑफ x प्लस वाई के इक्वल आ गया। तो हो गया हमारा प्रूफ, f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। ये सारे हमने फॉर्मूला 2 यूज़ किए, वो लिख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 27 में देखो, ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 0 माइनस tan α/2 tan α/2 0 वेयर आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 शो डैट, ये हमें प्रूफ करना है। तो बच्चे ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, फिर हम राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करेंगे और दिखा देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, बस आंसर आ जाएगा। तो ए मैट्रिक्स ये गिवन है हमारे पास, ये ए मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। अब हमने क्या किया, आई प्लस ए किया, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, यही करना है ना, टू शो, ये हमें प्रूफ करना है ये। तो इसका हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाया आई प्लस ए, तो ये आई लिख दिया और ये हमने ए लिख दिया, ए ऐड कर दिया तो ये मिल गया, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया, ये मिल गया, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। अब राइट हैंड साइड में आई माइनस ए इंटू ये मैट्रिक्स है ना, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चे ये लिख दिया आई, ये लिख दिया माइनस ए और यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। पहले तो आई माइनस ए, इन दो मैट्रिक्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में, ये तो tan अल्फ़ा के टर्म में है, यही तो हमें प्रूफ करना है ना राइट हैंड साइड को, ये तो tan अल्फ़ा के टर्म में, देख लो 1 कांस्टेंट है tan अल्फ़ा में, और जो राइट हैंड साइड हम प्रूफ करने जा रहे हैं ये तो tan अल्फ़ा दिख रहा है, बट यहाँ पे cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। इस cos और sin को ना tan में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। और sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये होता है ना। इन दो फार्मूला को हम यूज़ करेंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि बच्चे यहाँ पे 2x है, ठीक है, और यहाँ पे x है, इसका मतलब एंगल क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पे एंगल क्या हो रहा है, हाफ। तो यहाँ पे देखो cos अल्फ़ा को लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा/2। sin अल्फ़ा को लिख सकते हैं 2 tan अल्फ़ा/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा/2। ये हमने लिख दिया, यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला यूज़ किया, उसको भी लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, उससे भी पहले हमने tan अल्फ़ा/2 को t मान लिया, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स बन गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा। और t की जगह t हमने किसे माना है, tan अल्फ़ा/2, ये पुट कर दो, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। और यही तो हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। देखो क्वेश्चन, ये हमारा इक्वेशन 2 देख लो और ये इक्वेशन 1 देख लो, तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। एक ऑल्टरनेट मेथड और भी है, देख लेना ये।
यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, ए और बी अगर हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज गिवन बाय, ठीक है। ए और बी अगर हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एटलीस्ट वंस, इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी। ये बोल रहा है कि ये प्रूफ करो कि ए यूनियन बी की ये प्रोबेबिलिटी है। तो ए और बी तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हमने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है। फिर ए इंटरसेक्शन बी की जगह क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहाँ देखो इन दो टर्म में से ना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन ले लिया, तो हमें क्या मिलेगा, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट। फिर ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है इसकी जगह क्या लिख दिया, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट। फिर इन दो टर्म से कॉमन क्या ले लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट, तो क्या मिलेगा हमें, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फिर प्रोबेबिलिटी वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट लिख दिया, तो क्या आ गया, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 29 में देखो क्या है हमारे पास, ए मैट्रिक्स गिवन है 3/3 ऑर्डर का। पहले तो हमें बोल रहा है कि ये वेरीफाई करो कि एक नल मैट्रिक्स के इक्वल है, फिर एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। बात को सुनो, हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, एक तो ये वेरीफाई करना है और इसी इक्वेशन को यूज़ करके, मैट्रिक्स इक्वेशन को यूज़ करके ए इनवर्स का वैल्यू निकालना है। एक तो ए इनवर्स का वैल्यू हमें पता है ना क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट, इसको यूज़ नहीं करना है, हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को यूज़ करके ए इनवर्स का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे वो बता दे रहा हूँ। ये तो हमारा ए मैट्रिक्स है, ठीक है, पहले तो उसको वेरीफाई कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है बेटा, ये ए स्क्वायर आ गया। फिर इस ए स्क्वायर को फिर ए से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ए क्यूब, ये देखो ए क्यूब आ गया, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया, ठीक है, फर्स्ट नहीं थर्ड इक्वेशन बोल दिया। फर्स्ट हमने इसको बोला है जो गिवन मैट्रिक्स था, सेकेंड इक्वेशन हमने ए स्क्वायर को बोला और ए क्यूब को हमने थर्ड इक्वेशन बोल दिया। फिर -6 इंटू ए स्क्वायर, ये -6 और ये ए स्क्वायर हमने यहाँ से ये लिख दिया, तो ये आ गया -6 इंटू ए स्क्वायर, इसको फोर्थ इक्वेशन बोल दिया। फिर हमने 9a कैलकुलेट किया, इसको हमने फिफ्थ इक्वेशन बोल दिया। फिर हमने -4 आयोटा कैलकुलेट किया, इसे हमने सिक्स्थ इक्वेशन बोल दिया। अब हमने फिफ्थ इक्वेशन, सिक्स्थ इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन इन सभी को ऐड किया, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, ए क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 9a -4 इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखो सबको कर किया, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में बन गया, ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया, ये पूरा राइट हैंड साइड आ गया। अब बच्चे इसको कैलकुलेट किया हमने तो आ गया नल मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है, पहला पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया। अब देखो क्या करना है, अब हमें इसी मैट्रिक्स इक्वेशन को यूज़ करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालना है। तो सबसे पहला हमने काम क्या किया कि जो ए पर हाईएस्ट पावर है उसको एक जगह रखा लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी इन तीन टर्म्स को राइट हैंड साइड में भेज दिया, तो ये मिल गया हमें, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि ए इनवर्स से या तो प्री मल्टीप्लाई करो या पोस्ट मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे हमने प्री मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हम प्री लिख देते हैं। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम प्री मल्टीप्लाई हमने किया। प्री पोस्ट करो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो प्री मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि ए क्यूब को लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, फिर ए इनवर्स इंटू ए क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे इनको कैलकुलेट कर लो, 6 ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए और ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए इनवर्स आई क्या हो गया, ए बन गया हमारा, सॉरी ए इनवर्स आई क्या हो गया, ए इनवर्स इंटू ए क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हमने इसमें ए इनवर्स इंटू ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लिया, तो ये हमें क्या मिल गया, और यहाँ पे क्या मिला हमें,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए स्क्वायर क्या बन गया ए स्क्वायर। अब यहाँ से इस इक्वेशन से हमने ए इनवर्स को सेपरेट कर लिया, ये जो ए इनवर्स है, इन दो टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले गए और 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये ए इनवर्स आ गया, ठीक है। अब बस हो गया, निकल गया 1/4, ये ए स्क्वायर का वैल्यू रखा, फिर -6 ये ए का वैल्यू रखा, फिर 9 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू रखा, इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया हमारा इनवर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, एक सेकेंड, बच्चे ये जो है क्वेश्चन हमारा, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 29 ही है, ये लॉन्ग टाइप का है ना, ये तो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, और ये सेकंड पार्ट है। क्या बोला, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ये बेटा हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, मैट्रिक्स मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले ये 3 इक्वेशन एज्यूम कर लिया, उसके बाद ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी के फॉर्म में। ए मैट्रिक्स क्या होता है, एक्स वाई और जी के कोफिशिएंट का मैट्रिक्स, तो ये आ गया। एक्स मैट्रिक्स क्या होता है, एक्स वाई जी, और ये बी मैट्रिक्स क्या होगा, ये हो जाएगा 1 3/2 9। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, सबसे पहले तो हमें चेक करना होगा ना कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन आ भी रहा है या नहीं भी आ रहा है, वो पता कैसे चलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो हुआ तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ जाएगा, नॉन ज़ीरो हुआ तो, और ज़ीरो हो गया तो फिर या तो नो सॉल्यूशन होगा या तो इन्फिनिटली में नहीं सॉल्यूशन होगा। तो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला तो मिल गया 34, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स एक्स वाई एंड जी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया कि सभी एलिमेंट का, अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या होता है, एक्स का वैल्यू क्या होता है, ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स को क्या लिख सकते हो, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू बी, ये लिखोगे ना बी मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें कोफैक्टर निकालना होगा हर एक एलिमेंट का, ए मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालना होगा। तो ये देखो, ये हमने कोफैक्टर निकाल रखा है हर एक एलिमेंट का, तो ये निकाल लिया हमने एडजॉइंट ए, ये एडजॉइंट ए आ गया। तो ए इनवर्स निकाल लिया 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, तो बेटा ये ए इनवर्स आ गया। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, तो यहाँ पे हमने ये इनवर्स डाल दिया, ये बी डाल दिया। उसके बाद इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये आ गया आंसर, एक्स का वैल्यू क्या मिल गया, ये एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जी, और ये हो गया इसके इक्वल। अब यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट कर दिया, एक्स हो जाएगा 1/2 के इक्वल, वाई हो जाएगा 1/2 के इक्वल, एक्स का वैल्यू 1, वाई इज इक्वल्स टू 1/2 एंड जी इज इक्वल्स टू -3/2, बस आंसर, ठीक है, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड सॉल्व इट। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना 2 पार्ट में है, एक तो हमें इसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करना है, पहली बात। दूसरी बात कि इसे हमें सॉल्व भी करना है। देखो हमने क्या किया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमने dx को एक जगह रखा और बाकी ये 2 जो टर्म है ना dy वाले, उसको राइट हैंड साइड में ले गए। फिर यहाँ से हमने क्या किया कि dy कॉमन ले लिया, उसके बाद dy/dx ये निकाल लिया, ठीक है। बच्चे ये जो सिस्टम ऑफ ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजीनियस है, और यहाँ पे हमने dy/dx निकाल लिया है। कहने का मतलब है कि इस फंक्शन को तुम किस फॉर्म में रख सकते हो, y/x के फॉर्म में रख सकते हो। होमोजीनियस है तो y/x के फॉर्म में आ जाएगा। तो हमने डिनोमिनेटर से क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर है ना इससे x कॉमन ले लिया, तो देख लो ये आ गया ना y/x के फॉर्म में, ये फंक्शन आ गया ना f(y/x) के फॉर्म में। अब हमने इस फंक्शन को बाहर निकाला, ठीक है, उसके बाद x की जगह λx पुट किया और y की जगह λy पुट किया, तो हमें सेम फंक्शन आ गया। इसका मतलब क्या है कि सिस्टम ऑफ ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ गया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये होमोजीनियस है, ये ना डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। क्यों होमोजीनियस है, बिकॉज ये एक होमोजीनियस फंक्शन है।
तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस आ गया। ठीक है, अब होमोजीनियस को सॉल्व कैसे करेंगे बच्चे? होमोजीनियस को सॉल्व करने के लिए हम y अपॉन एक्स को क्या मान लेंगे? v मान लेंगे। y अपॉन एक्स को v मान लिया। ठीक है, तो y किसके इक्वल हो गया? vx के इक्वल हो गया। फिर दोनों साइड हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया। अब यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये दिख रहा है ना, ये वाला सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये देखो, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिख रहा है, इसमें dy बाई डी एक्स की जगह क्या डालेंगे? ये वैल्यू पुट करेंगे। चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, ये लिखा ही हुआ है यहाँ पे। इसमें dy बाई डी एक्स की जगह क्या डालेंगे? यही इक्वेशन है ना, इसमें dy बाई डी एक्स की जगह क्या डालेंगे? dv बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस वी। और y अपॉन एक्स, यहाँ पे जो y अपॉन एक्स को हमने क्या एज्यूम किया है? v एज्यूम किया है, तो v मान लिया। बेटा ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया। ये क्या आ गया? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। तो अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, तो वेरिएबल सेपरेट कर लो। तो यहाँ पे देख लो, हमने वेरिएबल को सेपरेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमने क्या किया? वेरिएबल सेपरेट हो गया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। तो ये सब इंटीग्रेट किया हुआ है। इंटीग्रेट करने के बाद ये हमें मिल गया। ठीक है, फिर हमने इसमें दोबारा सब्स्टिट्यूशन किया है। हमने log v माइनस 1 को t एज्यूम कर लिया है। ठीक है, 2 बार वेरिएबल चेंज हुआ है, याद रखना। फिर हमें रिवर्स भी जाना है, हमें अपने आंसर को x और y में देना है। तो यहाँ से हमने v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो dt का वैल्यू क्या आ गया? 1 अपॉन v dv। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने इसमें सिर्फ क्या है, ये तो हमारा ऑलरेडी हो गया ना सॉल्व, ये वाला। इसके लिए हमने सिर्फ क्या किया है? log v माइनस 1 को t बोला है। फिर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? log v माइनस 1 को t बोला है, तो dt का वैल्यू क्या हो गया? 1 अपॉन v dv। तो देखो 1 अपॉन v और dv, ये क्या हो जाएगा? dt। और log v माइनस 1 को तो हमने t बोला है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये हो गया dt अपॉन t में। तो इसका क्या होगा? log mod t। t के जगह हमने क्या बोल दिया? log v माइनस 1। फिर v की जगह y अपॉन एक्स रख दिया। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया यहाँ। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर, पहली चीज़। दूसरी बात कि बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमें ये सब एकदम अपने आंसर को एनसीईआरटी के आंसर से मैच करना होगा क्या? तो मेरा ये कहना है कि नहीं। हमने जैसे इसको डिफरेंशिएट किया ना, तुम अपने आंसर को अगर यहाँ भी छोड़ देते हो तो फुल मार्क्स आ जाएंगे, मिल जाएंगे। बस तुम्हें अपने आंसर को सिर्फ y और x और y के फॉर्म में लिखना है। देखो x और y के फॉर्म में ना, ये फर्दर कैलकुलेट करोगे तो ध्यान में ये रखना होगा कि कहीं भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो मार्क्स काट लेंगे। अगर तुम अपने आंसर को यहाँ भी छोड़ देते हो फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहे हैं? फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा ये डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है व्हेन y इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। किस फॉर्म में है? लीनियर फॉर्म में है। तो हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया। अब ये हमारा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में आ गया। तो इसका इंटीग्रेटिंग p का वैल्यू क्या है? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। q का वैल्यू क्या है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका आंसर क्या होता है? वो ये आंसर होता है। देखो एक मेथड मैंने यहाँ पे भी सॉल्व कर रखा है। क्या करो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ना, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको दोनों साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, इसको ना हमने दोनों साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर आ जाएगा। बट रिकमेंडेड है कि तुम ये फॉर्मूला याद रखो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे लिखा y, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया। इसको सॉल्व कर लिया तो ये हमारा जनरल इक्वेशन आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। बट हमें तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए y का वैल्यू हमने 0 डाला, x का वैल्यू 1 डाला, तो c का वैल्यू आ गया -π/4। अब ये जो c का वैल्यू आया -π/4 यहाँ हमने पुट कर दिया।
तो हमारा क्या आ गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये आ गया हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जो जो फॉर्मूला यूज़ किया वो लिखा हुआ है, ठीक है, ये सारे फॉर्मूला हमने यूज़ किए। क्वेश्चन नंबर 31 में देखो, इस डेफिनेट इंटीग्रल को हमें क्या करना है, इवेलुएट करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा साइन फाई को हम क्या मानेंगे, टी मानेंगे। साइन फाई को टी मानेंगे। तो अगर हमने साइन फाई को टी माना तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, डी फाई का वैल्यू क्या हो गया, डी टी अपॉन कॉस फाई। फिर अगर हमने डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन किया है तो हमें उसके क्रॉसपॉन्डिंग लिमिट को चेंज करना होगा। फाई का वैल्यू 0 डाला तो ये टी का वैल्यू आ गया 0, फिर फाई का वैल्यू π/2 तो टी का वैल्यू 1। तो देखो लिमिट हमारा 0 to 1 हो गया, इस साइन फाई को टी बोल दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो डी फाई है, ये देखो ये क्या हो गया, डी टी अपॉन कॉस फाई। तो ये हो गया साइन फाई की जगह यहाँ पे टी आ गया। अब यहाँ पे देखो ये कॉस फाई और ये कॉस फाई कैंसिल होकर कॉस स्क्वायर फाई आ गया। कॉस स्क्वायर फाई को हम कॉस पे पावर 4 फाई, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर। फिर कॉस स्क्वायर फाई को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, और साइन फाई को टी बोला है तो इस साइन फाई की जगह टी डालेंगे। तो फाइनल ये हमारा कन्वर्ट हो गया टी में। अब बस कुछ नहीं है, इसको अलग अलग इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा, अलग अलग लेके इंटीग्रेट कर दो, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये कैलकुलेशन ध्यान से करना, बस ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो है हमारे पास, ये देखो 0 to पाई log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसको हमें क्या करना है, इवेलुएट करना है। बच्चे इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ठीक है। उसके बाद इसमें हमने ये आइडेंटिटी लगा दिया 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स कॉस क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स। तो कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो ये आ गया 1 माइनस कॉस एक्स। इसको बच्चे हमने इसको हमने सेकेंड इक्वेशन बोल दिया। अब ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया, तो i प्लस आई 2i, यहाँ पे क्या हो जाएगा log 1 प्लस कॉस एक्स log 1 माइनस कॉस एक्स। अलग अलग डेफिनेट इंटीग्रल है, सेम डेफिनेट इंटीग्रल में कर लिया, log हमारा सम में है, प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो फिर 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया log साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर। फिर ये जो 2 है हमारा ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, फिर ये 2 डेफिनेट इंटीग्रल से बाहर हो जाएगा, फिर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें फाइनल क्या मिला, i इज इक्वल्स टू 0 to पाई log साइन एक्स डी एक्स। अब बात को समझो, एक हमने ये वाला चीज़ पढ़ रखा है 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स। ये क्या होता है, ये होता है हमारा 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स होता है। कब होता है, वेन एफ ऑफ 2a माइनस एक्स क्या हो जाए, हमारा एफ ऑफ एक्स हो जाए, तभी होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो अगर अपर लिमिट माइनस एक्स सेम फंक्शन आ जाए तो हम क्या करते हैं, इस अपर लिमिट को हाफ कर देते हैं। देखो 2a से a हो गया और एक 2 बाहर निकाल देते हैं, ये काम करते हैं ना। अब यहाँ पे देखो साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन पाई माइनस एक्स ये होता है साइन एक्स। तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या है, पाई। तो यहाँ पे डालो x की जगह पाई माइनस एक्स करोगे तो सेम फंक्शन आ जाएगा log साइन एक्स। इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। ये प्रॉपर्टी लग गई तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो एक 2 बाहर किया, अपर लिमिट को हाफ कर दिया, ठीक है। फिर ये log साइन एक्स लिख दिया। अब बच्चे बात को सुनो, ये जो इंटीग्रल आ गया ना, ये हमारा एक अलग क्वेश्चन बन गया। ये देखना, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका वैल्यू तुम्हें याद होना चाहिए। और ये एक अलग से क्वेश्चन भी आता है ऐसे करके कि वैल्यूएट करो 0 to पाई/2 log साइन एक्स, ठीक है। इसका वैल्यू जो आता है वो आता है माइनस π/2 ln2। ln2 का मतलब log 2, log 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 i किसके इक्वल हो गया, इसकी जगह पे क्या डालोगे, ये तो यहीं पे आंसर आ गया। यहाँ पे इसकी जगह 2 और यहाँ पे क्या डालोगे, माइनस π/2 log 2। तो ये 2 कैंसिल, तो माइनस पाई log 2 आंसर। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे बता दो, ये तो अलग क्वेश्चन ही बन गया।
ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो इसको भी बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तुम ये देखो कि जो हमारा आई है वो किसके इक्वल आया है, ये देखो आई आया हमारा 2 इंटू दिस इंटीग्रल। अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को अलग से सॉल्व करेंगे और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो आई आ जाएगा, ठीक है। ये इंटीग्रल है हमारा, इसमें सबसे पहले फिर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, 0 to a f(x) dx क्या होता है, ये होता है हमारा 0 to a f of a minus x dx, ऐसे होता है। तो यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एक्स किया तो फिर ये आ गया cos x आ गया, फिर ये थर्ड और फोर्थ को ऐड किया तो क्या हो गया log sin x log cos x, फिर एक इंटीग्रल में कर लिया हमने इसको log sin x log cos x 2 है ना। अच्छा एक मिनट, अच्छा यहाँ पे डाला है, ये एक ब्रैकेट में होगा यहाँ पे ना, नहीं ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो उसके बाद हमने क्या किया, 2 साथ में आ गया, 2 कॉमन ले लिया यहाँ पे, ठीक है। 2 कॉमन लेके इसके साथ ये कैंसिल हो गया ये दोनों 2, ठीक है। तो फिर आई इसके इक्वल आ गया, फिर इंटीग्रल का लिमिट सेम है तो एक सिंगल इंटीग्रल में कर लिया, फिर इसको हमने क्या किया, फिर इसको हमने यहाँ पे प्रोडक्ट में ले आए, फिर 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, फिर ये क्या हो गया sin 2x/2 हो गया, फिर इसमें लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लिया, अलग अलग कर लिया। अब हम दूसरे क्वेश्चन में आ गए सॉल्व करने में, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला चीज़ तो हमारा कांस्टेंट है log 2, इसका वैल्यू तो आ गया हमें -π/2 log 2। अब ये वाला जो इंटीग्रल हुआ ना, इसको हमने I1 बोल दिया। अब इसको अलग से सॉल्व किया, इसको हमने क्या बोल दिया I1, ठीक है। I1 इसको एक मिनट, यहाँ पे इसको I बोला है, इसको I1 बोला है, ठीक है। तो इसको I1 बोला है, तो अब हमारा I किसके इक्वल हो गया, I1 और -π/2 log 2, ये आ जाएगा ना। अब देखो यहाँ से हमने क्या किया, ये जो I1 है इसको बाहर निकाला, फिर 2x को हमने t बोला, फिर डिफ्रेंशिएट किया, लिमिट चेंज किया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हुए आओगे तो I1 का फिर वैल्यू क्या हो जाएगा, I1 जो है हमारा ये बन जाएगा I1, यहाँ पे I1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक सेकेंड, तो यहाँ से बच्चों क्या आ गया हमारे पास, I किसके इक्वल हो गया, ये I और 2I1 ये आपस में इक्वल हो गया, तो I1 का वैल्यू क्या हो गया I/2। अब I1 इज इक्वल्स टू I/2 यहाँ पुट कर दो, ये जो इक्वेशन था ना हमारे पास ये 5th में, इस I1 की जगह क्या पुट कर दो I/2, यहाँ पुट कर दो, यहाँ देख लो I1 की जगह I/2 पुट कर दिया, और यहाँ क्या हो गया -π/2 log 2, इसको ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा I/2। अब ये 2 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया -π/2 log 2, तो इसका आंसर क्या हो गया -π/2 log 2। सिंपल सा बात क्या याद रखना है तुम्हें, बात को समझो। जब तुमने इसको सॉल्व करके तुम यहाँ पे ये ले आए, देखो ध्यान से, I का वैल्यू हमें क्या मिल गया था 0 to π log sin x dx, फिर हमने प्रॉपर्टी अप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया 2 इंटू 0 to π/2 log sin x dx, ये मिल गया ना बेटा। ये हमारा बार बार बोल रहा हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंटीग्रल, इसका तुम्हें आंसर याद होना चाहिए। ये क्या होता है -π/2 log 2, ये -π/2 log 2, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे क्या डालोगे, इसकी जगह क्या डालोगे -π/2 log 2, यहीं पे डाल दोगे, तो 2 कैंसिल होके I का वैल्यू क्या हो जाएगा
आई इज इक्वल्स टू माइनस पाई लॉग 2। यही आंसर आ रहा है हमारे पास, देख लो माइनस पाई लॉग। ठीक है बच्चों, चलो फिर ओके, थैंक यू वेरी मच।